हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका थांग राजवंश चल रहा था, शासनकाल चल रहा था। आपका सूर्य शासनकाल ख़त्म हो चुका था। तो थांग शासनकाल में मैंने आपको कुछ चीज़ें पढ़ा दी थी। अब जो चीज़ें अधूरी रह गई थी वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको जो सुई डायनेस्टी पढ़ाई थी या सुई शासनकाल पढ़ाया था, या जो शांग शासनकाल स्टार्ट किया था, वो थोड़ा सा रिमाइंड कराती हूँ। देन हम देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं थांग शासनकाल में, या उसको टैंग शासनकाल आप बोल सकते हो। तो सुई शासनकाल में क्या हुआ था, जब 6 राजवंश थे तो उनके समय में बहुत सारे सुधार हुए। जूम मीटिंग पे भी आपको पूरा डिटेल में बताया कि किस प्रकार इनके नए नए सुधार हुए और इन्होंने एक नए मूल्य स्थापित किए इस टाइम पे। किस टाइम पे? जब 6 राजवंश चल रहा था उस टाइम पे। उसके बाद 6 राजवंश के बाद ही तो आप सुई शासनकाल पढ़ रहे हो, तो उसके पश्चात क्या आया? 6 राजवंश के बाद सुई शासनकाल आया। तो इस टाइम पे क्या हुआ, ईसा की 6ठी शताब्दी में भारतीय बौद्ध सन्यासी आचार्य बोधिधर्म ने चीन की यात्रा की। अपनी साधना के बल पर उन्होंने वहाँ यांगसी नदी को तैरती हुई छड़ी पर खड़े होकर पार किया था। तो ये जो बोधि धर्म के सन्यासी हैं, ये इनको बताया गया है 6ठी शताब्दी में जो ये भारतीय थे बौद्ध सन्यासी, इन्होंने क्या किया था, यांगसी नदी पर एक तैरती हुई छड़ी के ऊपर खड़े होकर इन्होंने नदी को पार किया था, यात्रा की थी उसकी। और इसके पश्चात उन्होंने मतलब इस टाइम पे बौद्ध धर्म पे जो प्रभाव था या फिर इनका जो विश्वास था वो और बढ़ गया और इनका यश फैला। लोगों ने इसे अद्भुत घटना माना और चमत्कार माना और इन चीज़ों को चित्रकारों ने चित्रित करना भी स्टार्ट कर दिया। सुई शासकों के समय बौद्ध धर्म को पर्याप्त राजकीय सम्मान प्राप्त हुआ। उसके परिणाम स्वरूप उत्तरी चीन में बौद्ध मूर्ति कला का भी विकास हो गया। तो ये चमत्कार देखने के बाद ही यहाँ पे चित्रकारी भी होने लग गई बौद्ध धर्म से रिलेटेड और बौद्ध मूर्ति कला का भी विकास होने लग गया। इस प्रकार सुई में एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार हो गई जिस पर आगे के युगों में अनेक कलाकारों ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां की। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क बढ़ जाने से इस समय भारत तथा ईरान, चीन की कलाएं परस्पर प्रभावित हो गई। तो सुई डायनेस्टी में क्या हुआ, ये बौद्ध धर्म का जब प्रचार प्रसार हो रहा था तो इनके अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भी बढ़ गए, जैसे भारत के साथ, ईरान के साथ। तो इन सभी की कलाएं चीन की कला से प्रभावित होती रही, या फिर आप कह सकते हो कि भारत, ईरान और चीन की कला परस्पर एक दूसरे से प्रभावित होती रही। तो कुल मिला के सुई युग जो है वो ना तो बहुत विस्तृत रहा और ना ही इसमें किसी कलाकार का उल्लेख मिलता है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको किसी भी कलाकार का नाम नहीं बताया है। तो ये जो है बहुत ही आपका लघु आकार का है और बहुत विस्तृत जानकारी इसके बारे में नहीं प्राप्त होती है। तो आपका सुई शासनकाल मैंने ख़त्म किया था, देन आपका थांग शासनकाल स्टार्ट किया था। तो थांग में मैंने आपको बताया था कि अंतिम सुई शासकों ने क्या किया कि सुई शासक को समाप्त किया और यहाँ पे ली युआन ने चंगआन पर अधिकार कर लिया और उसके बाद उन्होंने स्वयं थांग वंश का प्रथम शासक घोषित कर दिया। इनके बाद जो है उसने शासन किया 626 तक। फिर इन्होंने अपने जो पुत्र हैं ली शेमेन, उनको राज्यभार सौंप दिया और ली ने शांति और समृद्धि युग का सूत्रपात कर लिया। भारत सहित अनेक देशों के धर्माचार्य यहाँ आते रहते थे। केंद्रीय एशियाई, अरब, तुर्क, मंगोल तथा जापानी व्यापारी यहाँ माल विक्रय करते रहते थे। इनकी आकृतियाँ थांग शासकों की कब्रों से प्राप्त हुई हैं, पात्रों में चित्रित मिलती हैं और यहाँ पे 754 ईस्वी में यहाँ राजकीय साहित्य अकेडमी की स्थापना भी हुई, जो यूरोप की समस्त अकेडमियों से पुरानी थी। देश की समस्त प्रतिभा और संपदा राज दरबार में एकत्रित हो गया। तो ये आपको मैंने थांग राजवंश के अंतर्गत कुछ चीज़ें बताई थी। और यहाँ पे जो चीज़ें 751 ईस्वी में मुस्लिम सेनाओं ने चीनी तुर्किस्तान पर अधिकार कर लिया। अरबों ने भी अनेक स्थानों की समृद्धि को नष्ट कर दिया था। वहाँ अनेक देशों से इनके संपर्क भी स्थापित हुए, संपर्क इनका बना रहा और भारतीय तथा चीनियों के संयुक्त परिश्रम से इस युग में पगोड़ा बनना स्टार्ट हो गए थे। तो आपको मैंने बोला था कि मैं पगोड़ा का जो पिक्चर है वो आपको शेयर करूँगी आप लोग के साथ, तो आप लोग देख लेना कि पगोड़ा किस प्रकार बनते थे और पगोड़ा जो है यहाँ के मंदिर कहे जाते थे। और यहाँ पे इनकी जो शक्ति थी वो क्षीण होने से चीन की सहिष्णुता कम हो गई, विदेशी जो धर्म होते थे उनको हानि पहुँच गया और बौद्ध को गैर चीनी समझा जाने लग गया और जो मठों में रहने वाले बौद्ध भिक्षु होते थे उनको ये बाहर समझने लग गए।
तो यहाँ पे आपको बताया अभी कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लग गया, लेकिन जब उनकी शक्तियों में कमी आने लग गई तो क्या हुआ, जो बौद्ध के भिक्षु थे या बौद्ध को गैर चीनी समझा जाने लग गया, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो बौद्ध धर्म है वो भारत से आया था चीन में। तो 845 ईस्वी में समस्त विदेशी धर्मों पर अंकुश लगा दिया गया और उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई। लोगों ने बौद्ध संपत्ति, भवनों और कलाकृतियों को लूटना आरंभ कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। अब हम देखते हैं इस वीडियो में क्या है। थांग शासनकाल के अंतर्गत शांसी में 782 ईस्वी में निर्मित काष्ठ निर्मित मंदिर मिले हुए हैं। थांग काल का प्रभाव ज्ञात उदाहरण है। इनकी चारों ओर की ढलवा छतें कमानीदार हैं। कुछ ईंटों के पगोड़ा भी अवशिष्ट रह सकते हैं। इनमें भारतीय प्रभाव है। तो यहाँ पे काष्ठ मंदिर बने हैं। तो आपको पहले भी बताया था कि इनके जो मंदिर हैं उनको पगोड़ा कहा जाता था। तो यहाँ पे काष्ठ मंदिरों का प्रभाव देखने को मिलता है और इनके चारों ओर ढलवा छतें कमानीदार बनाई गई थी। तो कमानीदार जो है आपका कुछ इस टाइप का शेप का होता है। आपको मैं पिक्चर भेज दूंगी पगोड़ा की, जो इस टाइप के शेप का मिला हुआ है। और यहाँ पे कुछ ईंटों के अवशेष भी मिले हुए हैं, जो भारतीय प्रभाव देखने को उन पे मिलता है। महायान प्रभाव से स्तूप की अनुकृति गुंबद भी बनाए गए हैं। 845 ईस्वी तक इनमें बौद्ध प्रतिमाओं, पिछवाइयों तथा भित्ति चित्रों की बहुत मांग रही, जिनकी रचना में अनेक कलाकारों ने सहायता की थी। तो अभी आपको पहले बताया था कि यहाँ पे महायान बौद्ध धर्म को माना जाता था। तो यहाँ पे अनुकृति जो बनाई गई वो गुंबद के तरह भी बनाई गई। आप सबको पता है स्तूप भी बनाते थे, या फिर जो बौद्ध से रिलेटेड चैत्य बनाते थे वो किस प्रकार बनाते थे, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही होगा। तो ये गुंबद टाइप का यहाँ पे बनाया हुआ है। 845 ईस्वी तक इन्होंने बौद्ध प्रतिमाओं और पिछवैयाँ, तो पिछवैयाँ बताया था आपको क्या होता है, बैनर्स, और यहाँ पे भित्ति चित्रों की बहुत मांग रही, जिनकी रचना में अनेक कलाकारों ने सहायता की थी। इस युग की कला में अनेक देशी विदेशी तत्व मिलते हैं। 7वीं शती के चित्र चीनी अनुवाद से प्रेरित हैं। चीनी बौद्ध क्रियाओं पर भारतीय तांत्रिक प्रभाव भी पड़ा था। तो यहाँ पे देश विदेश के तत्व मिलते हैं। बहुत सारे देशों के नाम बताए अभी आपको मैंने, है ना। तो यहाँ पे देश विदेश के प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। और 7वीं शती में चीनी अनुवाद में जो ग्रंथ थे वो होने लग गए थे, और चीनी बौद्ध क्रियाएं जो है उन पर भारतीय जो तंत्र कला थी उसका भी प्रभाव पड़ने लग गया था। थांग युग में तुंगहुआंग में लगभग आधे चित्र बने थे। अनेक पूर्व निर्मित गुफाओं में भी चित्रण हुआ। अनेक नवीन गुफाएं निर्मित और चित्रित हुई। तो जो आपकी तुंगहुआंग की गुफाएं जो पहले चल रही थी वो इस टाइम पे भी चित्रण उनमें बनाया गया था। बहुत सारे अनेक पूर्व चित्र भी थे जो गुफाओं में चित्रण हुए थे, और बहुत सारी नई गुफाओं में भी चित्रण किए गए, नए चित्रण किए गए। लोयांग तथा चंगांग के मंदिरों के भित्ति चित्रों के विवरण मिलते हैं। उनमें श्रेष्ठ चित्रकारों के नाम हैं। तो यहाँ पे लोयांग जगह का नाम है और चंगांग, तो इनके मंदिरों में भित्ति चित्रों के विवरण मिलते हैं जिनको श्रेष्ठ चित्रकारों ने बनाया हुआ है। तो आपका अब ये थांग शासनकाल था। इसी के अंतर्गत अब हम पढ़ते हैं सर्वश्रेष्ठ चित्रकार। तो आपका जो इसमें चित्रकार है वो है वू ताओतुजू। हम देखते हैं वू ताओतुजू आर्टिस्ट के बारे में, चित्रकार के बारे में, जो सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। ये वो को चित्रकारों का राजकुमार कहा जाता है, किंतु उसकी कोई मूल कृति नहीं मिली हुई है। उसी के युग में उसके चित्रों की पाषाण अनुकृतियाँ की गई, जिनमें से कुछ आज भी सुरक्षित हैं। तो ये क्या कहा जाता है, चित्रकार को, इस चित्रकार को राजकुमार कहा जाता है। क्यों? चित्रों के अकॉर्डिंग, इसके चित्रों के अकॉर्डिंग। लेकिन इसकी जो मूल कृतियाँ हैं, जो इसके मूल चित्रण हैं वो नहीं प्राप्त हुए हैं, और उसी के युग में उसके चित्रों की पाषाण अनुकृतियाँ की गई हैं। तो जो इसके चित्रण थे उसी की अनुकृतियाँ बताया था आपको, कॉपी की गई हैं। वो किस पे की गई हैं? पत्थरों पर की गई हैं। वो सुरक्षित है आज भी, लेकिन जो मूल कृतियाँ हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। वो की शिक्षा एक सुलिपिकार के पास हुई। इससे यह स्वयं स्पष्ट है कि उसके तूलिका संचालन में कितना प्रवाह और शक्ति रही होगी। तो आप सभी को पता है कि ये जो लिपि है यहाँ की वो चित्र लिपि है। तो उसने एक सुलिपिकार के पास अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। तो उसका जो तूलिका संचालन था, तूलिका चलाने की जो उसकी टेक्निक थी वो पहले से ही डेवलप हो चुकी थी।
उसकी प्रशंसा में एक स्थान में कहा गया है कि वू ने जो चित्र स्याही से अंकित किए थे उनमें कोई भी परवर्ती महान चित्रकार रंग भरने का साहस नहीं कर सका। मतलब ये जो है काली स्याही का प्रयोग करके चित्रण करता था, तो वो इतने निपुण चित्रण करता था कि उसको अभी भी कोई साहस नहीं कर सका कि भाई इसको हम रंगीन उसमें कन्वर्ट कर सकें, इसमें रंग भर सकें। तो यही उसकी प्रशंसा में कहा गया है कि उसके जो चित्र हैं वो स्याही से भले ही बने हों, लेकिन किसी भी महान चित्रकार ने भी इसमें रंग भरने का साहस नहीं किया है। वो ने विशुद्ध चीनी शैली में चित्रण करके सबको सही मार्ग दिखाया। उसकी तुलना 16वीं शताब्दी के इटालियन चित्रकार माइकल एंजेलो से की जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने चीनी शैली में चित्रण किया। जब आप चीनी कलाकार पढ़ रहे हो तो उसने चीनी शैली का ही चित्रण किया होगा। तो इसने एक सही मार्ग दिखाया किसको, चित्रकला को। और उसकी जो तुलना की जाती है वो 16वीं शताब्दी के इटालियन चित्रकार, आई थिंक आप लोगों ने नाम सुना ही होगा माइकल एंजेलो का। नहीं भी सुना होगा तो आपको मैं जूम मीटिंग में बताऊंगी कि माइकल एंजेलो कौन था इटालियन चित्रकार। तो इसकी तुलना उससे की जाती है। तो माइकल एंजेलो वैसे भी बहुत महान चित्रकार थे, तो इसीलिए उनकी तुलना ताउतुजी की तुलना माइकल एंजेलो से की जाती है। उसकी आकृतियाँ मूर्ति के समान सुगढ़ थी, कोमल तांबे के चिकने तार के समान उसकी रेखाएं थी। रंग चाहे जितने गाढ़े हों, उसकी आकृतियों की गढ़नशीलता कभी भी कम नहीं होती थी। तो जो उसकी आकृतियाँ होती थी वो कुछ देखने में मूर्तियों के समान होती थी। और यहाँ पे उसके चित्रण की प्रशंसा की गई है और चीज़ों से तुलना की गई है कि इस प्रकार इनके चित्र होते थे, प्रशंसा की गई है। तो यहाँ पे जो इसके चित्रण बताए गए हैं वो कैसे मूर्तियों के समान सुगढ़ होती थी, कोमल तांबे के चिकने तार के समान इनकी रेखाएं होती थी। रंग चाहे जितने गाढ़े रहे हों, लेकिन इनकी आकृतियों की गढ़नशीलता कभी कम नहीं हुई है। उसे सभी प्रकार की बौद्ध धार्मिक आकृतियाँ, प्राकृतिक दृश्य, मेघ, ड्रैगन, मानव आकृतियाँ, राक्षस, पक्षी, पशु बनाने में दक्षता प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त उसने सुंदर स्थापत्य, पुष्प, घास तथा नरक की भयानक दृश्य भी चित्रण किए हैं। तो उसने सभी प्रकार के चित्रण किए गए हैं, जिनमें क्या क्या चीज़ें थी, इसके विषय थे ये चित्रण के। उसमें बौद्ध धार्मिक चित्रों की आकृतियाँ बनाई थी, लैंडस्केप बनाए थे, प्राकृतिक दृश्य, मेघ बनाए थे, ड्रैगन बनाए थे, मानव आकृतियाँ बनाई थी, राक्षस, पक्षी और पशु भी उसने बनाया था, जिसमें उसको दक्षता प्राप्त थी। मतलब बहुत निपुण था उन कामों में, बहुत एक्सपर्ट था वो। तो इसके अतिरिक्त इन चीज़ों के साथ साथ या इन चीज़ों के बाद भी उसने जो है सुंदर स्थापत्य भी बनाए हैं, पुष्प भी बनाए हैं, घास बनाए हैं, और इसने नरक के भयानक दृश्य भी चित्रित किए हुए हैं। वो ने लोयांग क्षेत्र में स्थित मंदिरों, विषयों के जो चित्र अंकित किए थे वह सब बौद्ध विरोधी तथा जन आंदोलन में नष्ट हो गए। उसका अंतिम चित्र महल की भित्ति पर अंकित एक प्राकृतिक दृश्य कहा जाता है, जिसे एक कपड़े से ढक दिया गया है। तो अभी आपको बताया था कि इसने लोयांग क्षेत्र में चित्रों की रचना की है। तो वो ने जो लोयांग क्षेत्र में मंदिरों में जो चित्र बनाए थे, अंकित किए थे, वो क्या हुआ, जो बौद्ध विरोधी थे और जो कुछ जन आंदोलन थे उनकी वजह से वो नष्ट हो गए थे। लेकिन उसका जो अंतिम चित्र है वो महल की भित्ति पर अंकित मिलता है, और उसमें से एक प्राकृतिक दृश्य कहा जाता है कि जिसे एक कपड़े से ढक दिया गया है, जो अवशेष के रूप में प्राप्त हुआ है। वो अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के कारण वू को महात्मा कहा जाता है। भारतीय दर्शन और रूप से संबंधित विचारों तथा चीनी तूलिका की चित्र एवं लिपि लेखन के समान तकनीकी का समन्वय वू के द्वारा समन्वय, यहाँ पे वह लिखा है, इसको वू कर लेना, तो वू के द्वारा हुआ था, जो चीन से जापान तक भी पहुँचा। अच्छा, तो वू को क्या कहा जाता है, धार्मिक प्रवृत्ति के कारण, मतलब इसने बौद्ध धर्म को इतना अपनाया था तो इसकी प्रवृत्ति के कारण उसको महात्मा कहा जाता है। और भारतीय दर्शन और रूप संबंधित विचारों तथा चीनी तूलिका के चित्रों के में और लिपियों में इतना अच्छा इसका समन्वय था, टेक्निक था इसका तूलिका चलाने का, जो चीन से लेकर जापान तक भी पहुंचा हुआ था। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो तो मेरे साथ जूम मीटिंग पर डिस्कस करें, या मुझसे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।